आजकल न्यूज़ में हमें सुनने को मिल रहा है कि इंडियंस बहुत आगे पहुंच गए हैं, बहुत बड़े काम कर रहे हैं, विदेशों की कंपनीज़ के सीईओज़ बन रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट के राइट हैंड, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर बने बैठे हैं। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी एक नॉर्मल इंडियंस की या इंडिया की इमेज विदेशों में इतनी अच्छी क्यों नहीं है? क्यों नहीं हमें वो ग्लोबल रिस्पेक्ट मिलता जो कि एक अमेरिकन को मिलता है या फिर एक जापानीज़ को मिलता है? क्यों अभी भी इंडियंस को देख के लोग सोचते हैं कि ये तो गरीब देश से आया है या तो इसमें बीमारियाँ होंगी। आपको पता है अगर एक इंडियन जापान में जाए तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, एटलीस्ट 6 महीने तक नहीं कर सकता क्योंकि उनको लगता है कि इंडियंस बहुत सारी बीमारियाँ या फिर मलेरिया जैसी बीमारियों के पैरासाइट्स अपने ब्लड में लेकर आए होंगे। तो ऐसी बहुत सारी आपको घटनाएँ मिलेंगी। यूएस में देखे होंगे आप, यूएस में भी भेदभाव काफ़ी है कि इनके देश में इनको कुछ मिलता नहीं है, यहाँ पे आके चढ़ के बैठ गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लैक ऑफ ग्लोबल रिस्पेक्ट क्यों है इंडियंस के लिए? देखिए देखिए डिस्पाइट इंडिविजुअल अचीवमेंट अब्रॉड, इंडिविजुअल अचीवमेंट तो बहुत सारे हैं, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, कोई इंजीनियर, कोई सीईओ, कोई कैबिनेट में जगह मिल गई है। उसके बावजूद कलेक्टिवली इंडियंस का उतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं है बाहर के देशों में? मेन चीज़ इसके पीछे ये है, देखिए आप इंडिया में सोचिए, बहुत सारे स्टेट्स के लोग हैं जो अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं। तो आप उनके बारे में सोचो तो 20-20 साल तक बॉम्बे में कोई दूसरे स्टेट का बंदा काम कर रहा है या बैंगलोर में काम कर रहा है, उसको 20 साल रहने के बाद भी आउटसाइडर की तरह देखा जाता है, उसको बोला जाता है, वो ईमानदारी से मेहनत से काम करे, फिर भी उसके प्रति एक तिरस्कार का भाव होता है कि कभी उसको भाषा के नाम पे पीट दिया जाता है, कभी उसको पॉलिटिक्स के वजह से भगा दिया जाता है, पॉलिटिक्स में फँस जाता है, कभी उसकी ऑटो पलट दी जाती है, कभी उसका सब्ज़ी का ठेला पलट दिया जाता है। तमाम ऐसी चीज़ें होती रहती हैं अपने ही देश में। ये इसलिए होता है कि आप जहाँ से आए हो, अगर आपका अपना घर अच्छे हालत में नहीं है, तो आप कहीं भी चले जाओ, कितना भी कुछ अचीव कर लो, आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता। ये बात आप लोग याद रखना। अगर आप एक अंडर डेवलप्ड जगह से आए हो, आपका खुद का घर ठीक नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ, कितनी भी मेहनत कर लो, आपको हमेशा बहुत ही नीची नज़रों से देखा जाता है। देखो, ट्रू रिस्पेक्ट इज़ अर्न्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ विद इन इंडिया। अगर इंडिया खुद डेवलप्ड कंट्री होता और तब इंडियन कोई बाहर जाता, तो उसको एक इज़्ज़त की नज़र से देखी जाती। ये मेन प्रॉब्लम है, लोग पहली नज़र में ही देख के ये जज कर लेते हैं इंडियंस को कि अपने देश में इनको मिल नहीं रहा होगा, तो इसीलिए हमारे देश के रिसोर्सेज़ यूज़ करने आ गए हैं। कहने के लिए कह सकते हैं उनका अचीवमेंट है, अचीव करके वो आए हैं, मगर फिर भी अगर अपना देश ठीक से नहीं बना है ना आपका, तो आपको हमेशा बाहर तिरस्कार मिलता रहेगा। तो ट्रू रिस्पेक्ट इज़ अर्न्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ विद इन इंडिया रादर देन डिपेंडिंग ऑन फॉरेन रिसोर्सेज़। जब तक इंडिया अपने खुद की कैपेबिलिटीज़ नहीं बनाता, इंडिया खुद अमीर नहीं बनता, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करता, जब तक फॉरेन रिसोर्सेज़ पे डिपेंडेंट रहेगा, तब तक एक इंडियन को बाहर ट्रू रिकॉग्निशन, ट्रू रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वो कितनी भी कंपनीज़ का सीईओ क्यों ना बन जाए। This view challenges the prevalent narrative of Indians excelling globally while domestic talent pool remains underutilized। अगर इंडिया का अपना खुद का पूल जो इंडिया के अंदर है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, वो गरीब है, उसको प्रॉपर जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अच्छा कुछ नहीं हो रहा है उसके साथ, आप कितना भी इंडियन बाहर जाके एक्सेल कर लो, आपको वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। नॉर्मली हम इसमें प्राइड ढूँढने की कोशिश करते हैं कि बाहर जाके ये नैरेटिव एक प्रिवेलेंट है, पॉपुलर नैरेटिव है कि इंडियन कोई बाहर जाके सीईओ बन गया तो इंडिया के लिए बड़ी बात है। पहली बात तो वो इंडियन रहा नहीं है, दूसरा वो इंडिया के लिए काम नहीं करेगा, तीसरा इसमें आपको क्या, वो चला गया, आपका देश तो आज भी उसी हालत में है ना। अगर कोई इंडियन ओरिजिन का अमेरिका में प्रेसिडेंट भी बन जाए, तो भी वो अमेरिका के लिए काम करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। सो दिस नैरेटिव हैज़ टू बी चेंज्ड। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, इंडिया को ट्रूली प्राइड आपको फ़ील करना है, तो इंडिया को डेवलप करना होगा, ना कि एक इंडिविजुअल इंडियन को जाके वहाँ पे एक्सेल करना होगा। अच्छी बात है कर रहा है, पर वो इससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको इंडिया में कोई भला नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखो जापान। जापान वर्ल्ड वॉर 2 में बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मगर उसके बावजूद उसने अपनी रिस्पेक्ट कमाई। कैसे? उसने फिर से अपने आप को डेवलप किया, इनोवेशन किया, उसकी इंजीनियरिंग मार्वल्स, उसके अचीवमेंट्स अमेरिका को टक्कर देते हैं। एक समय तो अमेरिका से भी आगे था, लोग कहते थे नेक्स्ट अमेरिका जापान बन जाएगा। उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनके इनोवेशंस कमाल के थे। जो उनकी गाड़ियाँ हैं, अमेरिकन मार्केट्स को कैप्चर कर ली, जैसे टोयोटा है, हुंडई है, फिर बाइक्स में सुजुकी, यामाहा, होंडा की तो कार्स भी हैं। दे हैव कंप्लीटली डोमिनेटेड द अमेरिकन कार मार्केट। तो इसलिए वो जापानीज़ की इतनी इज़्ज़त करते हैं, वो वहाँ से चीज़ लेके नहीं जाते हैं, उल्टा अपनी चीज़ बना के वहाँ पे भेजते हैं। तो स्ट्रेंथ, रिस्पेक्ट, स्ट्रेंथ, अगर आप पावरफुल नहीं बनोगे तब तक रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, कोई दूसरा पावरफुल व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसी कंपनीज़ बनाई उन्होंने जिससे उनको रिस्पेक्ट मिला। इसके लिए हमें सेल्फ रिलायंस पे काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर डिपेंडेंसी हमें रखनी पड़ेगी, ना कि बाहर के ऊपर हमें डिपेंडेंट रहना है। सो सेल्फ रिलायंस इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय लेवरेजिंग इंडियाज़ वास्ट टैलेंट पूल। इंडिया से ही तो टैलेंट लेके अमेरिका, चाइना से टक्कर ले रहा है।
नहीं तो उनका अपना जो टैलेंट है, वो तो भंग पी के सड़कों में पड़ा रहता है, फेंटानिल लेके सड़कों में अधमरा सा घूम रहा होता है मेजॉरिटी उनके लोग। उनकी स्कूल में भी क्या ही पढ़ाई होती है। इंडिया के लोग जाके वहाँ पे रिसर्च करते हैं, उनकी फार्मा कंपनीज़ में काम करते हैं, उनकी आईटी कंपनीज़ में काम करते हैं। तो इंडिया का रिसर्च पूल लेके जब वो दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी बन सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमारे यहाँ पॉलिसी की प्रॉब्लम है, विल पावर की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल विल की प्रॉब्लम है, या फिर क्या प्रॉब्लम है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्या नियत की प्रॉब्लम है कि काबिलियत की प्रॉब्लम है जो लोग पॉलिसीज़ बना रहे हैं? ये काफ़ी सोचने की बात है। बिज़नेसेस शुड डेवलप टेक्नोलॉजीज़ दैट एड्रेस इंडिया स्पेसिफिक नीड्स। अब बिज़नेसेस देखिए जो है इंडिया में जो अच्छा कर रही हैं, सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा नाम टीसीएस का आता है। आपको पता है टाटा ग्रुप्स तो कंप्यूटर्स में आने भी नहीं वाली थी, वो तो गलती से आ गया और उनके हाथ ये टीसीएस लग गया। जैसे बोलते हैं ना अंधे के हाथ बटेर लग जाना, वैसा है। जब आईटी रेवोल्यूशन हो रहा था इंडिया में, जितने बड़े-बड़े बिज़नेस हो हाउसहोल्ड्स थे, उन्होंने आईटी को मज़ाक कह के छोड़ दिया कि इसमें क्या होगा। रिलायंस कंप्यूटर्स में नहीं गई, आईटी में नहीं गया, बिरलाज़ नहीं गए, और भी जितने बड़े-बड़े कंपनीज़ थे, किसी ने गोदरेज वो किसी ने आईटी को हाथ नहीं लगाया। एक टाटा था जिसने थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट किया पायलट प्रोजेक्ट कि चलो आईटी सुन रहे हैं, इतना कुछ है, हाथ लगा के देखते हैं। आज इतना बड़ा हो गया है कि 50% टाटा की जो कमाई है वो टीसीएस से आती है, 50% से ज़्यादा आती है, और बाकी जो है वो टाटा सॉल्ट, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा पावर, वो सब मिल के 50% कमाती है। आज ये हाल है। तो रिलायंस वाले अफ़सोस करते हैं आज भी कि क्यों वो आईटी में नहीं आए 1990s में, उनके हाथ से वो अपॉर्च्युनिटी निकल गया। अब टाटा वालों ने पकड़ लिया तो आज वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि उनको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिला है। मगर फिर भी देख लो, इनके अंदर कोई इनोवेशन नहीं है। टाटा बोल लो, इन्फोसिस, विप्रो, ये अमेरिकन कंपनीज़ का सपोर्ट कंपनी की तरह काम करते हैं, उनको बैकएंड ऑफिसेज़ की तरह काम करते हैं, उनका पीछे का काम सँभालती हैं। खुद ये कभी भी फेसबुक टाइप कंपनीज़ नहीं बना सकती, गूगल्स टाइप नहीं बना सकती, इलॉन मस्क के टेस्ला टाइप कंपनीज़ नहीं बना सकती, क्योंकि वहाँ पे इनोवेशन चाहिए, और इनोवेशन इन कंपनीज़ के अंदर नहीं है, ये सेफ खेलती हैं, जिससे मुनाफ़ा मिल जाए वही काम करना है। इस वजह से भी इंडिया की कोई इज़्ज़त नहीं है। कंपनीज़ तो हैं, बड़े-बड़े मार्केट कैप वाली कंपनीज़ हैं, बट बिकॉज़ आप इनोवेशन नहीं करते हैं, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास दिखाने को, डिस्पाइट हैविंग टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जो हम दिखा सके कि हाँ, इसने दुनिया बदल दिया है। एनवीडिया की तरह, फेसबुक की तरह, गूगल की तरह, टेस्ला की तरह, एप्पल की तरह, इस टाइप की कंपनीज़ नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज़ इनोवेशन से बनती हैं। अब फिर से मैं कहूँगा कि काबिलियत में कमी है कि नियत में कमी है, वो देखने की बात है। मोस्ट प्रोबेबली नियत में ही कमी है, क्योंकि बिज़नेसेस जो हैं वो सेफ खेलना चाहती हैं, वो कभी भी इनोवेशन करके लॉस नहीं लेना चाहती। काबिलियत तो नहीं है, काबिलियत तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में, क्योंकि यही इंडियंस जाके इन्हीं कंपनीज़ में काम करते हैं, इन्हीं कंपनी से सीईओज़ बनते हैं। तो नो डाउट काबिलियत है, प्रॉब्लम है नियत की, सरकार की भी और इन बड़े-बड़े बिज़नेस हाउसेज़ की भी। तो इंडिजिनस इनोवेशन नॉट ओनली स्ट्रेंथन्स द लोकल इकोनॉमी बट आल्सो एनहांसेस इंडियाज़ ग्लोबल स्टैंडिंग। हमारे लोकल इकोनॉमी को तो बूस्ट बूस्ट मिलेगा ही, प्लस अगर आपने ऐसा एक इनोवेटिव कुछ बनाया तो दुनिया में भी आपकी एक स्टैंडिंग बनेगी, इज्जत मिलेगी। जैसे साउथ कोरिया देखो, साउथ कोरिया के एग्जाम्पल को बोला जाता है मिराकल ऑफ हान रिवर। उनके यहाँ हान रिवर है, पहले हान रिवर के किनारे धान के खेत हुआ करते थे। बाद में कोरिया वॉर के बाद जब उन्होंने चीज़ों को डेवलप किया, तो इसी हान नदी के किनारे उन्होंने एक से एक कंपनीज बनाई, जो खुद तो उनके यहाँ जॉब प्रोवाइड करती ही हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे एलजी, सैमसंग, ह्युंडई, इनको बोलते हैं शाबोल। शाबोल, शाबोल मतलब फैमिली रन बिज़नेसेस हैं, बड़े-बड़े अमीर फैमिलीज़ ने ये सब कंपनीज़ बनाई हैं। जैसे इंडिया में है ना, अंबानी की फैमिली की एक कंपनी, अडानी की फैमिली की एक कंपनी, टाटा ग्रुप्स के फैमिली की एक कंपनी। तो ये बड़े-बड़े फैमिलीज़ ने ऐसी-ऐसी कंपनीज़ खोली हैं, यही उनकी इकोनॉमी को बूस्ट भी करता है, यही इनको जॉब्स भी देता है, और इनके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, जिससे साउथ कोरिया का इतना बढ़िया नाम बन गया है। ठीक है? तो ऐसा कुछ इंडिया को करने की ज़रूरत है, जो अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो लोकल इनोवेशन इज़ की टू ग्लोबल रिस्पेक्ट। अगर आप इंडिया में इनोवेट करोगे कोई चीज़, जैसे इसरो को लेके कितना इज़्ज़त मिलता है कि हमने एक ऐसी इनोवेटिव चीज़ बनाई जो सस्ते में, हमारा ये नहीं कि टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा एज है, मगर हाँ, वही काम हम सस्ते में कर सकते हैं, वो भी एक टाइप का इनोवेशन ही है, और उससे हमको इज़्ज़त मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि इनोवेशन बहुत कोई हाई-टेक चीज़ होगा, छोटी-छोटी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इज़राइल का एग्रीकल्चर में कितना इनोवेशन है, ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि इज़राइल एक रेगिस्तान वाला एरिया है। वहाँ पे अगर आपको खेती करनी है, तो बहुत इनोवेटिव इरिगेशन टेक्निक्स आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो ये ड्रिप इरिगेशन इन्होंने बनाया, और इज़राइल से हम इंडियंस जो एग्रीकल्चर में इतने पुराने सभ्यता है, हम इनसे सीख रहे हैं कि सूखे में कैसे खेती करी जाए, तो हम उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो इस टाइप की इनोवेशंस भी आपके देश का इज़्ज़त, मान-सम्मान बढ़ाती है। ठीक है? तो जब तक इनोवेशन नहीं होगा, तब तक रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद लेवरेजिंग इंडियाज़ टैलेंट पूल, इंडिया का टैलेंट पूल को भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। यही इंडिया का जो रिच वास्ट टैलेंट पूल है, ये अंडर यूटिलाइज़्ड पड़ा रहता है। इंडिया में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो
फ़ोर्स हो जाता है इनको बाहर जाना, मजबूरी हो जाती है इनको बाहर जाना और इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं है, इसीलिए इनको मजबूरी में बाहर जाके काम करना पड़ता है। और इससे क्या होता है, ब्रेन ड्रेन तो होता ही है। अगर हम लोकल टैलेंट को नर्चर करें, तो हम ये ब्रेन ड्रेन रोक सकते हैं, हम इंडिजिनस ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ला सकते हैं। हमें अमेरिका पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से हम अमेरिका पे ही डिपेंडेंट हैं ना, उनका स्टॉक मार्केट गिरता है तो अपना भी गिर जाता है, वो इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं तो हमारे यहाँ की सब पैसा लेके भाग जाते हैं। उसके बाद अमेरिका में अगर रिसेशन आ गया तो हमारे यहाँ की आईटी सेक्टर बंद पड़ जाती हैं। तो बिल्कुल लिंक्ड हो गया, हम वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन यूएसए। अगर हमारा खुद का काम होता, खुद का हम अपना प्रोडक्ट जहाँ से हमको अमेरिका के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो इतना लिंक्ड नहीं होता। उनके यहाँ बुरा होता तो हमारे यहाँ भी बुरा हो जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होती और आज चाइना हमको हर बात पे हरा देता है। कैसे हरा रहा है? और अमेरिका हमारा टैलेंट लेके चाइना से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे चाइना ने देखो एक पॉलिसी अडॉप्ट किया, 1000 टैलेंट प्लान। इसमें क्या था कि एक उनको अपने टैलेंट को अपने देश में रोकना था और जो भाग गए हैं बुरे हालात की वजह से, उनको वापस लाना, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट को रिटर्न कराना ताकि वो चाइना पे कंट्रीब्यूट कर पाएँ। इस टाइप का स्कीम इंडिया में क्या पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इंडिया में फंड्स की कमी है, नीयत की कमी है। उसके बाद जो लोग रूल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, उनकी क्षमताओं पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये तो बहुत ज़रूरी है हम किसी भी देश को डेवलप करने के लिए, मगर वो ग्रोथ इंक्लूसिव होना चाहिए। वो इंक्लूसिव नहीं होगा तो वैसे ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है। जीडीपी नंबर्स बढ़ते रहेंगे पर 80% लोग अपना अनाज खरीद के नहीं खा सकते। तो दैट इज़ शोइंग दैट आवर ग्रोथ इज़ नॉन इंक्लूसिव। सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हैं। एड्रेस अगर करना है सोशल इनइक्वालिटीज़ को, तो हमें इक्विटेबल एक्सेस ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ देना होगा कि हर एक व्यक्ति हैज़ इक्वल एक्सेस टू ऑल द अपॉर्च्युनिटीज़। इंक्लूसिव ग्रोथ ये गैप कर देती हैं, ये ब्रिज कर देती हैं जो भी गैप्स हैं सोशल सेगमेंट्स में, हार्मनी लाता है, प्रोग्रेस लाता है। और हमारा जो ये एक आदत है दैट वी चेज़ जीडीपी नंबर्स कि कितना जीडीपी हुआ, हमने टोटल किसको हरा दिया, फ्रांस को हरा दिया या ब्रिटेन को हरा दिया। पर कैपिटा इनकम पे बात करनी चाहिए जो कि ज़्यादा इंक्लूसिव होता है। इंडिया कोशिश करता है कि हम एआई में लीडरशिप हासिल करें, ये अपने लिए बहुत प्राइड की बात होगी। मगर आपको पता होना चाहिए एआई जितना आप अडॉप्ट करोगे, उतना जो सोसाइटी में लोग काम कर रहे हैं, उनका भी जॉब्स का एक डेंजर बन जाता है। तो बिना उन चीज़ों को एड्रेस किए एआई का लीडरशिप का कोई मतलब नहीं है। हमारी कंपनीज़ एआई को अडॉप्ट कर रही हैं और जॉब्स काट रही हैं। फिर क्या होगा? जो लोग बेरोज़गार हो जा रहे हैं, उनका क्या होगा? तो अडॉप्ट कीजिए, एआई ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम अडॉप्ट ही नहीं करेंगे। मगर जो सोशल प्रॉब्लम इससे होगा, उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। जैसे नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ है। यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो है ही, मगर लोग जिनके पास जॉब नहीं है या जिनको प्रॉब्लम्स है, उनका भी ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए उन देशों में सोशल इक्वालिटी है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है। इससे लोगों को टेंशन नहीं होता। अगर आपके बीमारी का इलाज फ्री में सरकार कर दे और पढ़ाई-लिखाई का खर्चा पूरा सरकार उठा ले, तो फिर आपकी लाइफ की आधी टेंशन ही खत्म हो जाती है। उसके बाद जॉब्स वहाँ पे मिलती है, नहीं मिलती है तो गवर्नमेंट हुँ, यूनिवर्सल इनकम का स्कीम होता है, बट उतना ज़रूरत नहीं है, रिटायरमेंट का आपका ख़्याल रखती है। तो अब कह सकते हैं कि इन देशों का पॉपुलेशन बहुत कम है, बट स्टिल इंडिया को भी इन क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। हम एआई अडॉप्ट करके सबको बेरोज़गार कर देंगे, देन वी आर लुकिंग फॉर अ बिग, बिग प्रॉब्लम, है ना? डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, अब उसी डेमोग्राफी को अगर आप बेरोज़गार कर देंगे, तो दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बिकम अ डेमोग्राफिक डिज़ास्टर, ठीक है? फिर प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनेशनल टैलेंट माइग्रेशन। ये जो बाहर के देशों से अमेरिका जो कर रहा है, ये क्या सस्टेनेबल है? अमेरिका अपना सिस्टम डेवलप नहीं किया, उनके वहाँ के लोग जो हैं वो आप देख सकते हो होमलेस कितने ज़्यादा हैं, ड्रग एडिक्ट्स कितने ज़्यादा हैं। उनके स्कूल से इंजीनियर, साइंटिस्ट्स कम निकलते हैं कंपेयर टू इंडिया, इंडिया से काफ़ी निकलते हैं। और उनका जो पूरा मॉडल है वो है इंपोर्टिंग ऑफ टैलेंट। टैलेंट अगर हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर से टैलेंट ले आओ। तो इंडिया से, मेक्सिको, चाइना, इन सब देशों से वो टैलेंट लेके आते हैं। ज़्यादातर इंडिया से 70% उनका जो रिसर्च पोज़ीशंस हैं पोस्ट डॉक्टोरल प्लेसेस में, वो सब इंडियन से भरे हुए हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे पैसा थोड़ा कम मिलता है। अमेरिकन्स वहाँ काम करना प्रेफ़र नहीं करते हैं, वो इंडस्ट्री में काम कर लेते हैं जहाँ पे अच्छा पैसा मिलता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट समझ लो पोस्ट डॉक्टरल में आधे पैसे पे काम कराते हैं। तो उन जगहों में इंडियंस ही इंटरेस्टेड होते हैं काम करने के लिए, क्योंकि खुद अमेरिकन वहाँ पे क्यों काम करेगा? वो ज़्यादातर इंडस्ट्री जॉइन करते हैं। इंडियंस को क्या है कि वहाँ पे कम से कम पैर रखने का मौका मिलता है, भले ही आधी सैलरी में काम करे, किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, शायद ग्रीन कार्ड निकल जाए, इस उम्मीद में इंडियंस काम करते रहते हैं। और 100 लोग होते हैं तो 10 लोगों का ग्रीन कार्ड निकलता है, 90% वापस आ जाते हैं इंडिया में, फिर आके वो जॉब ढूँढते हैं यहाँ-वहाँ। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम देयर। और टैलेंट अगर आप इम्पोर्ट करोगे अपने टेक्नोलॉजी के लिए, अपनी इकोनॉमिक सक्सेस के लिए, तो लॉन्ग टर्म में
काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि बाद में आपको टैलेंट नहीं मिलेगा। अगर वो देश भी डेवलप हो गए, उनके यहाँ पे डिमांड बढ़ गई ऐसे लोगों की, तो आप क्या करोगे? आपके पास अपना लोकल वर्कफ़ोर्स है नहीं। तो लोकल वर्कफ़ोर्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ये एक इंडिया के लिए भी सीख है, ठीक है? हमारे यहाँ टैलेंट है पर मौके नहीं है, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इंडिया शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ मिस्टेक। वी मस्ट एनकरेज स्किल्ड प्रोफेशनल टू कंट्रीब्यूट इन इंडियाज़ ग्रोथ। ब्रेन ड्रेन को रिवर्स करना और इनोवेशन को फ्यूल करना। गल्फ कंट्रीज़ में देख लो, गल्फ कंट्रीज़ तो हर चीज़ के लिए इम्पोर्ट करती हैं लोगों को। वो तो अपना नलका भी रिपेयर नहीं कर पाती हैं अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मज़दूर वहाँ पे प्लम्बर्स वहाँ पे ना जाएँ। ठीक है? और यही चीज़ है, गल्फ का भी एग्ज़ाम्पल है। गल्फ आज इतना चमक रहा है, दुबई, सऊदी अरेबिया ये सब इतना चमक रहे हैं। बनाने वाले तो इंडियन लेबरर्स, पाकिस्तानी लेबरर्स, बांग्लादेशी लेबरर्स, श्रीलंकन, नेपाली लेबरर्स यही सब थे। बनाने वाले ये लोग नाम ये कर रहे हैं और इज़्ज़त इंडियंस को नहीं मिल रही है, जितना भी चाहे वो मेहनत कर ले। तो जब तक आप अपना घर नहीं ठीक करोगे, आप कहीं भी चले जाओ, इज़्ज़त नहीं मिलेगी। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर वीडियो। ओके, तो गल्फ कंट्रीज़ रिलाइज़ ऑन इम्पोर्टेड टैलेंट, पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने खुद अपने लोकल स्किल डेवलप करने में, लोकल लोगों को डेवलप करने में उतना ध्यान नहीं दिया है। एक तो वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है लोकल आबादी की, प्लस वो उतना काम भी नहीं करना चाहते हैं, तो इनकी मजबूरी हो गई है। ये तो इनको लेना ही पड़ेगा अपने साउथ एशिया से लोगों को, क्योंकि उनके यहाँ लोग नहीं है तो वो स्किल्ड नहीं है। तो नल रिपेयर से लेकर होटल में रिसेप्शन से लेकर हर टाइप के काम के लिए नर्सेस, डॉक्टर्स सब कुछ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया यहाँ से ये लोग लेके जाते हैं लोगों को। ओके, तो इंडिया को अभी करना क्या चाहिए? व्हाट शुड बी द विजन फॉर इंडिया? कि देयर इज़ अ नीड फॉर शिफ्ट इन द माइंडसेट। हमें अपने पॉलिटिशियंस और हमारे बिज़नेसमैन ये 2 लोगों को अपना माइंड चेंज करना होगा कि इंडिया में अब हमें ये काम शुरू करना है। हमें कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी है, अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ानी है, ताकि लोकल जो हमारा जो स्किल्ड लोगों का पूल है, उसको हम काम पे लगा सकें इंडिया के लिए। ठीक है? नियत और कैपेबिलिटीज़ दोनों बढ़ानी होगी। ठीक? There is a need for shift in mindset among Indians to prioritize local innovation over external reliance. This vision requires collaboration between business, policymakers and educational institutes. Educational institutes तो चलो जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगी, बिजनेस और पॉलिटिशियन जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलेगी, बस नियत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। The ultimate goal is to create an India where achievements are measured by the strength of its domestic capabilities and inclusivity of its growth. जो नया इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, उसका पहचान ये होना चाहिए कि हमारा अपना देश डोमेस्टिकली कितना स्ट्रांग है, वहाँ पे कितना वहाँ पे कितना इनोवेशन है, वहाँ पे कितनी चीज़ें हमने बनाई हैं, ना कि हमारे यहाँ का बंदा किस कंपनी का सीईओ बन गया या कहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। वो हमारी अचीवमेंट्स नहीं होनी चाहिए, ये सोच ही गलत है। ठीक है? जैसे जर्मनी का यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखो, जर्मनी में जो मीडियम एंड स्मॉल कंपनीज़ हैं इंडिया में, जिसको एमएसएमई सेक्टर बोलते हैं, ये लोग मिडल स्टैंड बोलते हैं। इन मिडल स्टैंड वाले लोगों ने सबसे ज़्यादा जर्मनी को ग्रोथ करने में हेल्प किया। देखो, जैसे आपको इंडिया में कार बनाने की फैक्ट्री लगानी है ना, तो उसमें असेंबली लाइन में काफ़ी रोबोट्स काम करते हैं। तो वो रोबोट्स कहाँ? वो रोबोट्स भी तो कहीं न कहीं बनते होंगे ना, वो बनती हैं जर्मनी की मिडल स्टैंड्स कंपनीज़ में, ठीक है? वो दुनिया को बाकी फैक्ट्री में लगने वाले मशीन्स बना के देते हैं। ज़्यादातर बेहतरीन जो फैक्ट्रियों में मशीन्स लगती हैं, वो जर्मनी से आती हैं, ठीक है? इससे जर्मनी का इंजीनियरिंग, उनका जो टेक्नोलॉजी है, वो इतना ज़्यादा नाम किया। ठीक? तो ये नहीं कि जर्मन बंदा जाके कहीं किसी कंपनी का सीईओ बन गया तो उससे उसका नाम हो गया। उससे कभी नाम नहीं, उससे मज़ाक उड़ता है कि आपका अपना देश कचरा का डब्बा बना हुआ है और आपके यहाँ के लोग यहाँ के सीईओ बन रहे हैं, वहाँ के सीईओ बन रहे हैं और आप नाच रहे हैं उस खुशी में। तो दिस इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग। जर्मनीज़ मिडल स्टैंड, स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एंटरप्राइज़ ये होती हैं जो स्पेशलाइज़्ड मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ज़्यादातर इनोवेशंस यहाँ पे होते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी पैसा ही नहीं होता, इनोवेट नहीं कर पाती हैं। बड़ी कंपनीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है। तो इसीलिए ये कंपनीज़ हैं जो इनोवेट कर पाती हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज़्ड कंपनीज़, और यही कंपनीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा जॉब्स भी जनरेट करती हैं। सो दीज़ बिज़नेस रिलाई ऑन लोकल टैलेंट एंड कैटर टू बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इंडियंस को अभी भी क्यों इतना इज़्ज़त नहीं मिलता है डिस्पाइट सो मेनी इंडिविजुअल अचीवमेंट्स, और क्या करना चाहिए हमें इस चीज़ को डील करने के लिए।